नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं केवीएस के लिए पद परिचय पढ़ाऊंगा, क्योंकि केवीएस की परीक्षा में पद परिचय एक टॉपिक दिया गया है जो व्याकरण में दिया गया है। तो केवीएस की जो टीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं उनमें ये पद परिचय आने वाला है। वो लोग ध्यान से देखें कि पद परिचय क्या होता है, अपने दृष्टिकोण से समझें। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं पद परिचय जानने से पहले मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह होती है कि पद का परिचय होता क्या है। देखिए, जब कोई वाक्य लिखा जाता है तो वाक्य भिन्न भिन्न शब्दों के संयोग से लिखा जाता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, या कोई सार्थक अर्थ देने वाला शब्द समूह अगर लिखा गया है तो वाक्य कहलाता है। अब वाक्य में प्रयोग हुआ हर एक शब्द जो है वो पद कहलाता है। यह पद या तो संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक हो सकता है, या विस्मयादि बोधक हो सकता है। दोस्तों, तो यहां देख लीजिए कि अगर वो संज्ञा है, किसी वाक्य में लिखा हुआ कोई भी शब्द अगर वो रेखांकित है और अगर वो लगता है आपको कि वो संज्ञा है, तो उसका परिचय कैसे देंगे। उसके परिचय में कुछ बातें आएंगी जो आपको देना पड़ेगा। अगर वो संज्ञा शब्द है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो संज्ञा का कौन सा भेद है, उसकी लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, वो कौन से कारक में लिखा गया है और क्रिया से उसका क्या संबंध है। इसी तरह से अगर वो सर्वनाम है तो उसका भेद क्या है, यानी वो सर्वनाम का कौन सा भेद है, वो पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, किस तरह का वो सर्वनाम है, वो सर्वनाम के भेद में आ जाएगा। फिर वो पुरुष कौन सा है, अगर वो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है तो वो कौन सा पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है, वो देखना जरूरी होगा। उसके बाद उसकी लिंग क्या है, वचन क्या है, और वो किस कारक में लिखा गया है, यानी किस कारक का कार्य कर रहा है, क्रिया से उसका क्या संबंध है। ये उसका पूरा पद परिचय हो जाएगा जिस पद के नीचे रेखांकित किया गया है। अगर वो रेखांकित पद सर्वनाम है तो उसमें ये चीजें आएंगी। अब अगर वो रेखांकित पद विशेषण है तो विशेषण में वो कौन सा विशेषण है, वह गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक विशेषण है, वो कौन सा विशेषण है, वो भेद में वो लिखना पड़ेगा आपको। फिर वो उस विशेषण शब्द की लिंग क्या है, वचन क्या है, वह किस विशेष यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बता रहा है, वो लिखना पड़ेगा। वह किस अवस्था में है, मूलावस्था में है, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था में है। वह प्रविशेषण, क्या वह प्रविशेषण तो नहीं है, या वह किसी प्रविशेषण के लिए विशेषण का कार्य कर रहा है, वो देखना पड़ेगा आपको। क्रिया में यह देखना पड़ेगा कि कर्म के आधार पर वह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। उसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, वचन क्या है, एक वचन बहुवचन में क्या है, वो पुरुष कौन सा है, यानी वह उत्तम पुरुष की क्रिया है, मध्यम पुरुष की क्रिया है, या अन्य पुरुष की क्रिया है, वह देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ वह धातु कौन सा है। धातु का मतलब है कि वह धातु रूप, यानी कि वो धातु मूल धातु की क्रिया है या कैसी क्रिया है, वो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। वो किस काल में लिखी हुई क्रिया है, यानी वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, और अगर वो वर्तमान काल है तो उसमें से कौन सा काल है, ये स्पष्ट करना पड़ेगा। वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य स्पष्ट करना पड़ेगा। प्रयोग के आधार पर आपको देखना पड़ेगा किस अर्थ में वो प्रयोग की गई है, वो देखना है। कर्तरी के रूप में प्रयोग की गई है या किस रूप में प्रयोग की गई है। कर्ता और कर्म, तो उस क्रिया का कर्ता कौन है और उस क्रिया का कर्म कौन है, अगर कर्म है तो, और नहीं तो वो अगर कोई कर्ता है तो वो किस कर्ता के साथ में लगाई गई है और किस कर्ता के अनुसार लिखी गई है। क्रिया विशेषण में आपको देखना है कि उसका भेद कौन सा है, वह कौन सा क्रिया विशेषण है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या वह कालवाचक क्रिया विशेषण है, या वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपको क्रिया विशेषण में भी उसका भेद बताना पड़ेगा, और जिस क्रिया की वो विशेषता बताई गई है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि यह क्रिया विशेषण शब्द इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसके बाद आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक में उसका भेद कौन सा है, वो संबंध बोधक का वह किस पद या पदबंधों या वाक्यांशों से उसका संबंध है, वो आपको बताना पड़ेगा। समुच्चय बोधक में भी यही बात है कि वो उसका भेद कौन सा है, व्यधिकरण है या समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, किस तरह का समुच्चय बोधक है,
उस किस किन किन संयुक्त शब्द, किन किन शब्दों को वो संयुक्त कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, या वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, उसका उल्लेख करना पड़ेगा। विस्मयादि बोधक में उसके भेदों का नाम लिखना पड़ेगा। अब इसको उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करूंगा कि कैसे आप उसके पद का परिचय देंगे और किस तरह से प्रश्न आ सकता है केवीएस की परीक्षा में। इसलिए पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर बीच में स्किप करके आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहां तो ये हो गया कि भाई पद परिचय देते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है तो किसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिया है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इसी तरह से क्रिया विशेषण संबंध बोधक और समुच्चय बोधक है तो क्या ध्यान देना पड़ेगा। एक उदाहरण जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया कि राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहां मान लीजिए दो शब्दों को रेखांकित कर दिया गया, यहां पर पढ़ता है और राम। उसमें बताया दिया गया कि रेखांकित शब्दों का या पदों का पद परिचय दीजिए। पहला पद जो रेखांकित किया गया है वह है राम, और आप जानते हैं कि राम क्या है, कर्ता है वाक्य का, क्योंकि यही जो है पढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो राम है वह पद किस तरह का पद है, क्या वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। तो पता चल रहा है कि भाई राम जो है यह संज्ञा है। अब राम संज्ञा हो गई, ये तो पता चल गया। अब हमें जब पता चल गया कि राम संज्ञा है तो हमें उसकी क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी कि वो संज्ञा में कौन सा भेद है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, राम संज्ञा है। फिर कौन सी संज्ञा है वो लिखेंगे। अब राम कौन सी संज्ञा है, राम विशेष व्यक्ति का नाम है तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या लिख देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब इसके बाद वे लिखेंगे कि इसका लिंग क्या है। आप जानते हैं कि राम जो है वो पुल्लिंग शब्द है तो आप लिखेंगे पुल्लिंग, ये हो गया भाई पुल्लिंग हो गया। अब ये राम कितने वचन में है, वचन उसका लिखेंगे क्योंकि संज्ञा शब्द का अगली बात आएगी उसका पद परिचय देते समय उसका वचन। तो उसका वचन क्या है, राम कितने वचन में है, राम एक वचन में है तो लिख दिया आपने एक वचन, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है बात कि वो कौन सा कारक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही कारक का कार्य करते हैं, क्योंकि कारक की परिभाषा ही होती है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में उसका संबंध जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। तो यह किस रूप में प्रयोग किया गया है संज्ञा शब्द, यह वाक्य में क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, काम करने वाले के रूप में प्रयोग किया गया है। तो जो ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में क्रिया को करने का कार्य करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पढ़ता है क्रिया का कर्ता, ठीक, ये हो गया आपका पढ़ता है क्रिया का कर्ता, ये क्रिया से संबंध हो गया। अभी एक बात छूट रही है, कारक, तो यहां आपने लिख दिया कर्ता कारक। कर्ता कारक लिखने के बाद आप लिखेंगे पढ़ता है क्रिया का कर्ता, ठीक है। तो क्रिया से संबंध भी हो गया, पढ़ता है क्रिया का कारक, और कारक में लिख दिया आपने कर्ता कारक, वचन में एक वचन, लिंग में पुल्लिंग और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से संज्ञा पद अगर आपने पहचान लिया तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि वो क्या है और उसके बारे में जो जो जानकारियां जरूरी हैं वो सब आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के संज्ञा पद का पूरा परिचय होगा। अब आता है इसी तरह से दूसरा शब्द जो कि रेखांकित किया गया है। तो आपको अब जान गए आप कि यहां पर कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, और उन शब्दों को, उन क्रिया, उस काम को रेखांकित किया गया है और उसको व्यक्त करने के लिए दो शब्द हैं, पढ़ता और है, ठीक है। ये क्रिया का कार्य कर रहा है। अब क्रिया में आपको जानना पड़ेगा कि वह अकर्मक है, सकर्मक है। सबसे पहली बात ये जाननी पड़ेगी। तो यह कौन सी क्रिया हो गई भाई, ये जान लीजिए। पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है जिसके साथ कर्म भी दिया हुआ है, ये कर्म है, पुस्तक जो है वो कर्म है। तो ये क्रिया जो है कर्म के साथ आई है तो क्या लिखेंगे इसको, सकर्मक क्रिया। सबसे पहली बात आ गई क्या कि ये सकर्मक क्रिया है। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसका लिंग क्या है। तो यहां लिखा है पढ़ती है, नहीं लिखा गया है, पढ़ता है लिखा गया है, तो इसका मतलब ये पुल्लिंग में लिखी गई है, पुल्लिंग लिख दिया आपने।
तो पढ़ता है, पढ़ते हैं नहीं लिखा गया है, पढ़ता है लिखा गया है, यानी कि एक वचन क्रिया है, तो वचन लिखेंगे तो लिख दिया आपने एक वचन। अब इसके बाद इसका क्रिया का अकर्मक सकर्मक में यह सकर्मक क्रिया हो गई, लिंग हो गया, वचन हो गया। अब ये पुरुष देखेंगे तो राम कौन सा पुरुष होता है भाई? मैं और आप, अगर मैं और हम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रथम पुरुष हो जाता है, उत्तम पुरुष जिसको कहते हैं। मध्यम पुरुष में तुम और आपका प्रयोग किया जाता है, और बाकी जितने बचते हैं वो किसमें आ जाते हैं? अन्य पुरुष में। तो ये जो नाम होता है, नाम भी अन्य पुरुष में आता है, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, यह अन्य पुरुष की क्रिया है। अब इसके बाद धातु, ठीक है, तो यहां पर यह संस्कृत शब्द तो है नहीं कि भाई इसका हम धातु निकालें। ठीक है, काल में जाएंगे तो ये कौन सा, ठीक है। अब ये धातु अगर हम देखें तो पढ़ हो जाएगा इसका, ठीक है, पढ़ इसका धातु शब्द हो गया। अब अगर काल देखें, क्योंकि वो संस्कृत के हिसाब से पठ नहीं जाएंगे कि पढ़ना जो है वो पठ धातु का है, तो पठती पढ़ता पठंती, तो उस हिसाब से नहीं होगा। यहां पढ़ना में ना जो प्रत्यय लगता है उसको हटा देने को पढ़ धातु हो गया, धातु उसका मालूम पड़ गया। काल में अगर हम देखेंगे तो कौन सा काल होगा? ये पढ़ता है तो ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि पढ़ने की क्रिया वर्तमान समय में हो रही है सामान्य ढंग से, तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। वाच्य में इस क्रिया पर किसका असर पड़ रहा है? कर्ता का असर पड़ रहा है, या कर्म का असर पड़ रहा है, या भाव का असर पड़ रहा है? क्रिया, यानी क्रिया किसके अनुरूप लिखी गई है? तो क्रिया कर्ता के अनुरूप है। राम पढ़ता है, यहाँ सीता लिखता था, सीता पढ़ती है, इसका मतलब क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार बदल रहा है? वह राम के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार बदल रहा है। तो यहां ये लिख देंगे भाई कर्तृवाच्य है। ये कर्तृवाच्य यानी जहां क्रिया कर्ता के अनुसार लिखी जाती है वो कर्तृवाच्य हो गया। चलिए भाई, वाच्य भी हो गया, तो यहां अकर्मक सकर्मक हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष हो गया, धातु भी हो गई, काल भी हो गया, वाच्य भी हो गया। अब ये प्रयोग किस तरह से किया गया है? ये कर्ता के अनुसार है तो कर्तरी प्रयोग है, कर्तरी प्रयोग हो गया, ठीक है। और किस कर्ता और कर्म के लिए ये क्रिया प्रयोग की गई है? तो आप लिखेंगे राम कर्ता और पुस्तक कर्म के लिए क्रिया, ठीक है। ये किस कर्ता के लिए प्रयोग की गई है? राम कर्ता के लिए की गई है, और किस कर्म के लिए? पुस्तक कर्म के लिए प्रयोग की गई है। तो इस तरह से इस क्रिया शब्द का पूरा पद परिचय हो गया, उस क्रिया का पद परिचय। और कर्ता में आपने यहां देखा संज्ञा शब्द का, तो संज्ञा और क्रिया का पद परिचय मैंने आपको करा दिया। किन किन का पद परिचय मैंने आपको सिखा दिया? संज्ञा का और क्रिया का। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बची हैं जिनका भी आपको पद परिचय सिखा देता हूं। अव्यय का एक सिखा देता हूं, ये सारे का मिला करके एक अव्यय शब्द का करा देता हूं, ठीक है। अव्यय मैं 2 करा दूंगा ताकि आपको अव्यय का नॉलेज हो जाए, ये सारे अव्यय कहलाते हैं। और सर्वनाम और विशेषण का करा देता हूं। तो आपको यहां पर मैं कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी हम पद परिचय समझेंगे। ये देखिए यहां पर कुछ अन्य उदाहरण भी लिखे गए हैं। जतिन वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां 2 शब्द रेखांकित हैं और कहा गया इन दोनों का पद परिचय दीजिए, तो वहां को रेखांकित किया गया है। इस तरह से आपके केवीएस की परीक्षा में भी, अगर आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, जो पद परिचय आपके सिलेबस में है, तो वहां पर भी इस तरह से वाक्य कोई दिया जा सकता है जिसका कोई शब्द रेखांकित होगा और पूछेगा रेखांकित पद व्याकरणिक कौन सी व्याकरणिक इकाई है, ऐसा पूछा जा सकता है। यानी रेखांकित पद कौन सी व्याकरणिक इकाई है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 शब्द रेखांकित हैं और दोनों का पद परिचय देना है, दोनों एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य नहीं कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह का पद नहीं है, दोनों अलग अलग तरह के पद हैं। यहाँ जो वहां लिखा गया है, वहां देखिए गौर करिए, वाक्य क्या है? जतिन वहां 10वीं कक्षा में बैठा है, ठीक है। बैठा है, लेकिन कहां बैठा है? वहां। तो उसके बैठने का यह स्थान बता रहा है वहां।
तो जब क्रिया की कोई शब्द विशेषता बताता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता कितने तरह से बताई जा सकती है, 4 तरह से। क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का तरीका और क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण बताया जाता है। तो इस तरह से 4 तरह की विशेषताएं बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और वो अलग अलग तरह का क्रिया विशेषण होता है। वह कभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, अगर वो रीति बता रहा है। अगर वो परिमाण बता रहा है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अगर वो स्थान बता रहा है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। और अगर वह काल या समय बता रहा है तो समय या कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो यहां देखिए स्थान बता रहा है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और किस क्रिया की के लिए यह स्थान बता रहा है, तो बैठा है क्रिया के लिए स्थान बता रहा है, वो हमने लिख दिया। अब अगला आया 10वीं। 10वीं को भी रेखांकित किया गया है। अब 10वीं क्या कर रहा है, इस कक्षा संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, लेकिन यह संख्या बता रहा है। कौन सी कक्षा। अब ये विशेषण 4 तरह के होते हैं। गुणवाचक विशेषण जो गुण बताते हैं कि यहां गुण तो बता नहीं रहा है, ठीक है। और न तो ये कोई परिमाण बता रहा है, परिमाणवाचक भी नहीं है, तो न तो ये परिमाणवाचक है और न तो ये गुण है और न तो ये कोई सर्वनाम शब्द है जो विशेषण का काम कर रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है, ये संख्या बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 10वीं कक्षा ये क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब ये देखिए क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि यह यहां बता रहा है 10वीं कक्षा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ठीक है। 10वीं शब्द स्त्रीलिंग होता है। अब यहां देखिए यह 10वीं कोई एक कक्षा है, पूरे 10 कक्षाओं में नहीं बैठा है, कोई 10वीं यानी 10वीं की कक्षा में बैठा है, कोई एक कक्षा है जो 10वीं की कक्षा है, तो एक वचन हो गया। कक्षा जो है वो विशेष्य का काम कर रहा है, क्योंकि ये संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो कक्षा विशेष्य के लिए विशेषण का काम कर रहा है 10वीं। अब आ जाते हैं दूसरे वाक्य में। दूसरे वाक्य में लिखा गया है शीत ऋतु में ठंड बढ़ जाती है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यह जो और शब्द आया है, ठीक है, ये और शब्द हमने बीच में लिख दिया। अब और शब्द क्या कर रहा है, इन दो वाक्यों को मिलाने का काम कर रहा है। शीत ऋतु में ठंड बढ़ जाती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ये 2 वाक्य है, दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, और क्या हो गया, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों बातें एक ही संदर्भ में कही जा रही हैं और एक ही संदर्भ में कही हुई बात को जोड़ने का काम कर रहा है, तो उसको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और व्यधिकरण में जहां दो भिन्न भिन्न बातों को, दो भिन्न संदर्भों की बातों को जोड़ने का काम करते हैं, वो व्यधिकरण हो जाते हैं। समानाधिकरण में 2 समान बातें, 2 एक ही संदर्भ में कही हुई बातें हो गई, समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये है। और इसके बाद क्या कर रहा है, ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो हमने लिख दिया। अस्त व्यस्त क्या है, अस्त व्यस्त को भी रेखांकित किया गया था। ये अस्त व्यस्त क्या है, अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक है। अब वो हो जाना क्रिया है, अस्त व्यस्त उस क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह होने का तरीका बता रहा है कि कैसा हो जाता है। यह समय नहीं बता रहा है क्रिया के होने का, यह स्थान नहीं बता रहा है क्रिया के होने का, क्रिया के होने की मात्रा नहीं बता रहा है, बल्कि क्रिया के होने का तरीका बता रहा है कि क्रिया कैसे हो जाती है, अस्त व्यस्त हो जाती है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। और हो जाता है क्रिया के लिए ये विशेषता का काम कर रहा है, तो अस्त व्यस्त क्रिया विशेषण हो गया। और जो है समुच्चय बोधक हो गया, अव्यय हो गया, तो यहां अव्यय भी मैंने बता दिया, समुच्चय बोधक। यहां भी, यहां क्रिया विशेषण, यहां क्रिया विशेषण हो गया, यहां समुच्चय बोधक हो गया, और यहां क्या हो गया, यह अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त भी क्रिया विशेषण हो गया। तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक हो गया। अब आ जाते हैं वह पत्र लिखता है, इसमें वह को रेखांकित किया गया है। यह वह शब्द क्या है, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि यहां जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होता है वह क्या कहलाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम है यानी बात करने वाला, बात सुनने वाला, और जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं
वो पुरुषवाचक कहलाते हैं। यहां किसी तीसरे के लिए यह प्रयोग किया जाता है, वह तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और वह आप जानते हैं लिखता है लिखा गया है, लिखती है नहीं लिखा गया। वह शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्रिया से उसका पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहां ये पता चल रहा है कि पुल्लिंग है। वह लिखता है ऐसा लिखा गया तो ये पुल्लिंग है। और एक वचन है क्योंकि वह अकेला है, एक वचन हो गया। और ये करता है लिखता है, क्रिया के लिए कर्ता का काम कर रहा है, तो कर्ता, और लिखता है क्रिया का कर्ता, ऐसे लिख दिया हमने। कर्ता यहां कारक भी लिख सकते हैं आप, कर्ता कारक। जो अपनी बात को नहीं रखता वह विश्वास के योग्य नहीं है। यहां जो को रेखांकित किया गया है। अब जो क्या कर रहा है, इस जो का संबंध वह से है जो अपनी बात को नहीं रखता। कौन? जो। वह विश्वास के योग्य नहीं है। वह विश्वास के योग्य नहीं है कौन? जो अपनी बात को नहीं रखता। ठीक है। अब देखिए यहां जो शब्द है वो वह से संबंध रख रहा है। जब एक सर्वनाम का संबंध दूसरे किसी सर्वनाम से होता है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। यह सर्वनाम का एक प्रकार है, तो पहले हमने प्रकार लिख लिया। इसके बाद यह किस तरह का सर्वनाम है, ठीक है, तो ये जो है वो अन्य पुरुषवाचक है। ठीक है, क्योंकि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। पुल्लिंग है, ठीक है, क्योंकि अकेले की बात की जा रही है। एक वचन है यानी किसी एक की बात की जा रही है। ठीक है। अगर ये लिखा रहता कि जो अपनी बात को नहीं रखते तो ये जो बहुवचन हो जाता, लेकिन जो अपनी बात को नहीं रखता ऐसा लिखा गया है तो एक वचन हो गया। कर्ता कारक है क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है, कर्ता कारक हो गया। और रखता है क्रिया का कर्ता हो गया। तो इस तरह से मित्रों ये पूछा जाएगा, कोई भी वाक्य दिया जाएगा उसमें कोई शब्द रेखांकित करके, कोई पद रेखांकित करके पूछा जाएगा कि यह कौन सा पद है या किस तरह का सर्वनाम है, किस तरह का ये समुच्चय बोधक है, किस तरह का यह क्रिया विशेषण है इत्यादि देकर के विकल्प दिए जा सकते हैं। आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को हिट कर लीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।